तो अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का लगभग 3 चैप्टर कर चुके हैं। 3 लेक्चर आ चुका है, जिसमें से पहला लेक्चर भारत के समान परिचय पे था, दूसरा लेक्चर भी भारत के समान परिचय पे था, और तीसरा लेक्चर जो अपना आया था वो भूगर्भिक संरचना, भारत का भूगर्भिक संरचना पे था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। तो भारत के भूआकृतिक प्रदेश, यहाँ से भारत का फिजिकल ज्योग्राफी या भारत का भौतिक भूगोल शुरू हो रहा है। और ये जो पूरा टॉपिक है ये भारत के भौतिक भूगोल का लगभग 80% कवर करेगा यहीं से, क्योंकि जब इसमें देखेंगे तो पूरा भारत का भौतिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें से कि पहाड़, पठार, दर्रा, नदी जो है सब कुछ पढ़ना है। तो मान के चलिए कि लगभग 80% जो है भारत के भौतिक भूगोल का यहीं खत्म होने वाला है, और लगभग क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे और एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। यहाँ काफ़ी कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो सबको यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए एक बार देखते हैं क्या है। भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा गया है। जब भारत के भूआकृतिक खंडों की बात करते हैं तो भारत में काफी भौगोलिक रूप से भी काफी विविधता है, और इस विविधता के आधार पर हर भाग को अलग अलग बांटा गया है, जिसमें से हम लोग देखेंगे क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। पहला भाग क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसे हिमालय भी कहा जाएगा। क्या, हिमालय पर्वत, है ना, ये हो गया आपका हिमालय पर्वत। उसके बाद है उत्तरी मैदान, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार। मरुस्थल, ये मरुस्थल भारत का कौन सा मरुस्थल है, थार। इसके अलावा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन 6 भागों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखिए एक बार मैप पे समझते हैं। देखिए जब भी ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, और ये टॉपिक क्या, पूरा का पूरा भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं वो डायग्राम और मैप पे पढ़ेंगे, ताकि क्या हो, एक एक चीज समझ में आ जाए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है, एक बार उसका मैप माइंड में क्लियर हो जाता है, तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आएंगे। और अगर मेंस में भी लिखना हो तो डायग्राम के साथ और मैप के साथ लिख के आए, अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए एक रफ स्केच बना रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें देखिए ये क्या है, ये वाला जो भाग है वो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का भाग है। दूसरा देखिए ये जो भाग है वो क्या है, रेगिस्तान या मरुस्थल। ये क्या है, मरुस्थल है। इसके बाद देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, यही गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान है। ये जो भाग है यही प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये तटीय प्रदेश है। ये क्या है, तटीय भाग है, तटीय भाग। और यहाँ पे ये होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक द्वीप समूह यहाँ है, इसे क्या कहेंगे, द्वीप समूह। तो आप समझ सकते हैं 6 भागों में क्या किए, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर भारत को क्या किए, 6 भागों में बांट दिए। अब अलग अलग भाग को अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अलग अलग भाग को अलग अलग और पूरा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। देखिए तो पहला क्या था, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा क्या था, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो क्या एक एक के बारे में डिटेल देखते चलें, बिल्कुल। देखिए यही है, ये देखिए ये क्या है,
ये क्या है? यही है उत्तर का पर्वतीय भाग या हिमालय पर्वत। ये क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान या इसी को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैदान। ये दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। और ये क्या है? तटीय क्षेत्र, तटीय इलाका है। और ये मरुस्थल है। और ये देखिए ये क्या रहा? द्वीप समूह। ये क्या है? द्वीप समूह। ये डायग्राम या मैप जो कहें इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, जब सारे चीजों का वर्णन एक एक करके हम करेंगे, उसमें सबसे पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो देखिए यहां क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा हम लोग पहले करते हैं। देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को जब पढ़ेंगे तो इस पर्वतमाला को कई भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर की बात करेंगे, देखिए ये वाला जो है इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके जब और नीचे आएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, तो इसे कहेंगे बृहद हिमालय। इसे बृहद हिमालय कहेंगे। और नीचे आएंगे यहां से, इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके जब और नीचे आएंगे तो इस भाग को क्या कहेंगे? शिवालिक। इसे क्या कहेंगे? शिवालिक। अब देखिए ये चीज आप हमेशा सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्रांस हिमालय। फिर क्या होगा? मध्य हिमालय। फिर क्या होगा? सॉरी, मध्य हिमालय से पहले क्या आएगा? बृहत हिमालय। क्या आएगा? बृहत हिमालय। और फिर आएगा मध्य हिमालय। और लास्ट में आएगा क्या? शिवालिक। ये बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखेंगे। और देखिए जब यहाँ हिमालय हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय की उत्पत्ति संबंधित चर्चाएं भी कर लेते हैं। वैसे तो जब हम इसके पहले हिमालय की चर्चा किए थे और इससे पहले वाले लेक्चर में भूगर्भिक संरचना की बात कर रहे थे, तो वहां भी हिमालय की उत्पत्ति संबंधित चर्चा किए थे। लेकिन एक बार फिर से क्या करेंगे? इसे देखेंगे। और देखिए जब ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसे 4 भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है कि इसको हिमालय के आधार पे बांटे हैं, लेकिन क्या है कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए ये पर्वत है और लगातार इसी क्रम में क्या है, अगर बहुत सारे पर्वत होंगे तो इसको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सारे को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इससे लगातार क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसे भी एक बार देखते हैं। देखिए देखिए पर्वत श्रृंखलाओं को भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो यहां काराकोरम है। क्या है? काराकोरम है। इसके नीचे आएंगे तो यहां लद्दाख श्रेणी है। ये सब पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है? क्योंकि श्रेणी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लगातार श्रृंखला में है, इसलिए पर्वत श्रेणी कहते हैं। काराकोरम है, लद्दाख है। इसके बाद जास्कर श्रेणी है। इसके बाद यहां देखेंगे आप क्या है? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे। कैसे सीक्वेंस है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से क्या है? दक्षिण है। सीक्वेंस याद रखेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये क्या है? धौलाधर। और ये सबसे नीचे क्या था? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। क्या ये याद रखेंगे आप लोग? कैसे है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। उत्तर से दक्षिण क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। याद रखेंगे।
बिल्कुल याद रखना है इसे, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। और जब हम इस तरह से देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और यहीं पे एक और श्रृंखला है जिसे कैलाश श्रृंखला कहते हैं, ये सभी ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और भाई बार बार क्वेश्चन आता है, देखते होंगे आप, कि लद्दाख इसमें से किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन में रहेगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो कंफ्यूज नहीं करना है। आप लोग को लगेगा कि सब तो बृहद हिमालय का ही पार्ट है, नहीं, लद्दाख किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। इसी को पार हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। क्या हुआ है? हिमालय से पहले हुआ है। देखिए होता क्या है ना, हमारे यहाँ हनुमान जी बहुत प्रचलित हैं, है ना। तो हनुमान जी क्या करते थे? उड़ते थे, है ना। उड़कर क्या किए? ये श्रीलंका पहुंच गए, समुद्र लांघ कर श्रीलंका पहुंच गए उड़कर। अब सोचिए कि अगर भारत में हनुमान जी को खड़ा करके कहा जाए कि आप उत्तर की ओर उड़ के चले जाइए, उत्तर क्या कीजिए? पार कर जाइए। तो पार जब कर जाएंगे तो उनको कौन सा हिमालय मिलेगा? वहां भी हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय मिलेगा, अर्थात पार हिमालय मिलेगा, क्योंकि वो उड़ के क्या किए? पार चले गए, इसलिए पार हिमालय। तो कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर किसका भाग है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का। अब देखिए, जब हम लोग ये चर्चा किए हैं कि आखिर हिमालय जो है वो क्या है, कई भागों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय क्या क्या है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और क्या है? शिवालिक। और क्या है? शिवालिक। कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो कहिएगा कि सर ये आप बता तो दिए कि ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और ये शिवालिक है, सर इसको अलग कैसे किए? क्या अलग करने का कोई क्राइटेरिया है जिसके वजह से आप सबको अलग अलग बता रहे हैं कि ये ट्रांस हिमालय है? तो हाँ है। देखिए, जब एक पर्वत श्रृंखला है, दूसरा पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में कुछ तो ऐसा होगा जिसके आधार पे क्या किया गया है? अलग किया गया है। तो देखिए उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसको कहते हैं बृहद हिमालय, इसको कहते हैं लघु हिमालय और इसको कहते हैं शिवालिक। ये याद रखेगा। क्या है? ये उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है। ये उत्तर है, वो क्या है? दक्षिण है। ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक है। इसको अलग करने वाला जो यहां से जो फॉल्ट है या यहां से जो एक अलग कर रहा है दोनों को, वो क्या है? उसको कुछ नाम दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है, नाम में क्या किया गया है? इसको कहा गया है इंडो सांगपो सचर जोन। क्या क्या गया है? इंडो सांगपो सचर जोन। अर्थात ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है? तो इंडो सांगपो सचर जोन। उसी तरह से बृहद हिमालय को, उसी तरह से क्या है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? कौन करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी प्रकार से अगर पूछे लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है, तो इसको अलग करता है मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो क्या ये समझ में आ गया? देखिए इसको ऐसे ही पूछा सकता है, उत्तर से दक्षिण सजाएं, किस किस तरह से किस किस हिमालय को अलग करता है? तो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है इंडो सांगपो सचर जोन। उसी तरह से बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी तरह से लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये समझ में आ गया? देखिए एक चीज और समझते हैं, आपको बार बार लगेगा कि सर समझा तो दिए लेकिन फिर से एक बार बता देते कि हिमालय का निर्माण। तो देखिए क्या है,
चर्चा कर लेते हैं इसका भी हम लोग। किसका चर्चा कर लेते हैं? हिमालय का निर्माण। देखिए क्या हुआ कि आपको इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे कि क्या एक पूरा का पूरा क्या था? भूखंड था। क्या था? भूखंड था, लैंड मास था। और इसका नाम क्या था? ग्रेटर पैंजिया, बृहत पैंजिया। इसके चारों तरफ क्या था? पानी था। इसके चारों तरफ क्या था? पानी था। और इसको क्या नाम दिए? पैंथालासा। क्या नाम दिए? पैंथालासा नाम दिए। और क्या हुआ? समय के साथ साथ ये जो भूखंड था पैंजिया, इसका विखंडन हो गया। विखंडन अर्थात क्या हुआ? दो भागों में टूट गया। जब इसका विखंडन हुआ तो एक जो ऊपर वाला भाग था इसका नाम दिए लॉरेंसिया। क्या नाम दिए इसका? लॉरेंसिया। या इसी को अंकारा लैंड कहते हैं, अंकारा, है ना। और जो नीचे था इसे बोले गोंडवाना। और देखिए ये दो भागों में टूटा है। एक क्या था? लॉरेंसिया, दूसरा क्या था? गोंडवाना, है ना। देखिए आगे देखते हैं। ये हो गया लॉरेंसिया, है ना। इसी को यूरेशिया कहें। ऊपर जो भाग चला गया दो भागों में, उस लॉरेंसिया से और भी इधर जो टूट कर आया उसे उत्तरी अमेरिका बोला गया। उधर जो चला गया उसे यूरोप और एशिया, तो यूरेशिया कहते हैं। ये कौन सा प्लेट है? यूरेशिया है। ये इस प्लेट से टूट के निकला ऊपर वाला से, और नीचे वाला जो प्लेट था उसी से एक भाग टूट के निकला और ऊपर की ओर खिसका। इसे भारतीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय प्लेट। और ये उत्तर की ओर खिसका और यहां पे था तेथिस सी। क्या था? तेथिस सागर। और क्या हुआ? इसी तेथिस सागर, जब सागर होगा तो वहां क्या होगा? मलबा होगा, कचरा होगा, अवसाद होगा, जिसे साधारण भाषा में अवसाद को मलबा या कचरा कह लीजिए आप। क्या कहे हैं? यहां पे क्या है? अवसाद है। और जब ये भारतीय प्लेट ऊपर की ओर आया, मतलब आ रहा है, कौन आ रहा है? गारी वाला कहिए इसको। क्या है ये? गारी वाला। और गाड़ी वाला जब आएगा तो क्या होगा? कचरा निकालना पड़ेगा। तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो ही वाला गाड़ी वाला आया, तेथिस सागर से क्या निकाल? कचरा निकाल, अवसाद निकाल। और जब ये कचरा निकाला तो जब ये दबाव पड़ा तो इस दबाव से क्या हुआ? बलन। बलन का मतलब होता है इस तरह से ऊपर उठ जाना, इसे क्या कहते हैं? बलन। और नीचे जो इस तरह से धंस जाए उसे अवतलन कहते हैं। तो जो बलन पड़ा इसके वजह से ये क्या हुआ? इसका अवसाद ऊपर की ओर उठ गया और काफी समय तक रहने के बाद वो ठोस रूप में परिवर्तित होकर क्या बन गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इसी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले यूरेशियन प्लेट पे यहाँ पे क्या ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। तो पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, बाद में किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। फिर से देखिए, पीछे आ जाते हैं और एक एक चीज समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए जैसे बता चुके हैं हिमालय पर्वत के बारे में, है ना। तो कितने भागों में बटा था? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहला क्या था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसी को 4 भागों में बांटे थे। तो एक एक करके देखते हैं। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर। देखिए देखिए यही है हिमालय। क्या हुआ? हिमालय क्या हुआ? यहां से इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से फैला हुआ है। कितना? लगभग लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कहां? J&K, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कहां? ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तक। भारत की चर्चा कर रहे हैं। क्या भारत में ही केवल हिमालय है? नहीं, हिमालय भारत के बाद भी है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत के बारे में। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। इसका निर्माण टर्सरी काल, कब से कब हुआ है?
देखिए, इसका निर्माण टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है। देखिए, एक एक चीज समझिए। अगर हम टर्सरी काल, अल्पाइन काल की बात करें तो इसके पिछला लेक्चर जो था हमारा भारत के भूगर्भिक संरचना, उसमें डिटेल में बताए हैं टर्सरी काल क्या है, कब कब क्या क्या बना है, किस समय की संरचनाएं कैसी है, उसका शैल कैसा है, उसकी चट्टानें कैसी है, वो चट्टानें वैसी है तो है, क्यों बनी है, उसमें क्या पाया जाता है, किस तरह का खनिज है और कौन सी चट्टानें किस राज्य में पाया जाता है, ये सब बताया जा चुका है। तो आप लोग पीछे वाला लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। और देखिए क्या कह रहा है, कब हुआ है, भूसंचलन के कारण हुआ है। अब देखिए एक शब्द आया है कि इसका निर्माण टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है। तो भूसंचलन क्या है वो भी एक बार समझते हैं। भूसंचलन क्या होता है, देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे प्लेटें ही है। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम विश्व का जब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे हम, तो वहां प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि यहां कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि सर क्या क्या बता दिए, है ना। तो ये क्या है, देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो कैसा है, ठोस है, चट्टानी भाग है। इस चट्टानी भाग को क्या कहते हैं, और इसके नीचे भी भाग कुछ पार्ट है ना, तो इसे कहते हैं लिथोस्फेयर। इसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर जो है एक मैग्मा पे तैर रहा है, क्या है, एक गलित पदार्थ है जिस पे तैर रहा है, ये भी नीचे वाला, और इसे कहते हैं स्टेनोस्फेयर। इसे क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर किस पे तैर रहा है, स्टेनोस्फेयर पे तैर रहा है। जब ये तैर रहा है मतलब कि क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है। इसी मूवमेंट के वजह से क्या हो रहा है, भू संचलन हो रहा है। देखिए भू संचलन के बारे में और भी कारण है, और भी कारण है, देख लेते हैं भू संचलन के बारे में। क्या देखते हैं, भू संचलन के बारे में। भू संचलन जो है दो तरह का होता है, एक होता है अंतर्जनित या अंतर्जात, दूसरा होता है बहिर्जनित या बहिर्जात। इसको कहते हैं इंडोजेनिक, इसको कहते हैं एक्सोजेनिक। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडोजेनिक, इसको कहते हैं एक्सोजेनिक। अर्थात पृथ्वी के अंदर के वजह से जो पृथ्वी के सतह पे हलचल हो रहा है उसको कहेंगे इंडोजेनिक या अंतर्जात, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माणकारी जो शक्तियां हैं, ओरोजेरी जिसको कहते हैं, ओरोजेनेसी या ओरोजेरी कहते हैं ये। और बहिर्जात कारण में दो कारण महत्वपूर्ण है, एक है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। पहला क्या है, अपक्षय, दूसरा क्या है, अपर्दन। देखिए अब बात करते हैं भूकंप का। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट, बहुत सारी प्लेटें हैं, तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या हो रहा है, तीन तरह का मूवमेंट कर रहा है। ये हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तीन तरह का मूवमेंट कर रहा है। एक तो देखिए प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रहा है, जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो दरार आएगा, बीच में एक फॉल्ट आएगा, और लिथोस्फेयर क्या है, स्टेनोस्फेयर पे तैर रहा है। स्टेनोस्फेयर क्या है, मोल्टेन मैग्मा है। यहां से मैग्मा क्या करेगा, बाहर निकलेगा और ज्वालामुखी का निर्माण होगा। इसी के बाहर निकलने से प्लेटों में हलचल होता है और भूकंप आता है, और साथ में ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके अलावा प्लेटें क्या होगा, पास आएगा। पहला तो दूर जा रहा था, दूसरा जब पास आएगा तो एक दूसरे से टकराएगा, और टक्कर के वजह से फिर से क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। और तीसरा है समानांतर, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर ये संचलन करेगा, जिसके वजह से भी क्या होता है, फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो ये तो जो है वो भूसंचलन का क्या है, आंतरिक के कारण होता है, इंडोजेनिक या अंतर्जात बल के कारण होता है। दूसरा बहिर्जात है, जिसमें अपक्ष है, जिसको कहते हैं वेदरिंग, और अपर्दन जिसको कहते हैं इरोजन। देखिए अपक्षय और अपर्दन को समझते हैं, इरोजन और वेदरिंग को समझते हैं। ये एक सोचिए मिट्टी का एक टुकड़ा है, क्या है, मिट्टी का एक टुकड़ा है, और या इसको पत्थर का एक टुकड़ा कह लीजिए। तो होता क्या है, जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल काम करता है, इस बाहरी बल में क्या हो सकता है, तापमान हो सकता है, वायु या हवा हो सकता है, और जल हो सकता है ना।
ये चीजें हो सकता है जिस पे इंपैक्ट डाले। अब देखिए कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, तो इसका एक गुण होता है कि अगर उस पे तापमान पड़े अर्थात उसे गर्म करें तो वो फैल जाता है, और जब उसे ठंडा करें तो वो सिकुड़ जाता है। अब तापमान की बात करते हैं, कोई सामान रखा हुआ या कोई क्या है, मिट्टी का एक टुकड़ा रखा हुआ या पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, तो रात और दिन होता है, ये तो आप सबको पता है। रात और दिन होता है, जब रात का समय होता है तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ठंडा रहता है, तो वो सिकुड़ा रहता है। फिर जब दिन होगा उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, गर्म होगा और वो क्या होगा, फैल जाएगा। जब ये सिकुड़ने और फैलने वाली बार बार घटनाएं होगी तो क्या होगा, ये ढीला पड़ जाएगा, कहीं कहीं क्रैक और दरार आ जाएगा, और जब इसमें वायु और जल भी प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे और ढीला होके यहीं पे क्या हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। आप मिट्टी देखते होंगे ना, कहीं रखा हुआ है, बार बार उस पर पानी पड़ा तो क्या होता है, भुरभुरा हो जाता है। इसी को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को वेदरिंग या इसी को अपक्षय कहते हैं। और जब कुछ और भी कारक इस पे क्या है, कार्य करता है, जैसे जल और वायु, अगर बहता हुआ पानी यहां से क्रॉस करेगा तो इसको भी ले जाके कहीं और क्या करेगा, बहा देगा, और वायु भी अगर इस पे कार्य करेगा तो इसको कहीं और ले जाके बहा देगा। इसी को जब बहा के कहीं और लेके जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। आप सुने होंगे उत्तराखंड वगैरह में क्या होता है, लैंडस्लाइड, है ना, भूस्खलन सुने होंगे। ये भूस्खलन कैसे होता है, जब वहां का चट्टान धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और वहां पे जब बारिश होता है तो वो क्या करता है, उसको बहा के दूर लेके चला जाता है, जिसके वजह से भी क्या होता है, कई सारे पृथ्वी पे बदलाव आता है। इसी को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो वो जो लैंडस्लाइड होता है वो दोनों के वजह से होता है, अपक्षय और अपर्दन के वजह से होता है। साथ में इस पे जो एक्सटर्नल या इंटरनल कारक होते हैं, आंतरिक और बाह्य जो कारक होते हैं, वो भी इंपैक्ट डालता है। तो आप लोग को भू संचलन भी समझ में आ गया होगा। ये पूरा टॉपिक है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां इस पर चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में। अभी आपको समझाने के लिए ये बता दिया गया कि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इसका निर्माण टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। क्या है, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। देखिए ये बताए थे ना, इस तरह से देखिए, कारण भी समझते चलेंगे, क्योंकि अब समझने वाला चीज आ गया है। अगर नहीं समझेंगे और रटने की कोशिश करेंगे तो चीजें क्या होगा, दिमाग से निकल जाएगा, आप भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो एग्जाम में कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये ऐसे हो गया क्योंकि आप रटने का प्रयास किए थे, रटने का नहीं, समझने का प्रयास करना है। देखिए ये है ना, यहां से देखिए ऐसे है, ऐसे है। यहां पे क्या है, यहां पे फैला हुआ ज्यादा है और यहां पे फैला हुआ क्या है, कम है। देखिए वजह क्या है वो हम लोग देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे उस पर। देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी भाग कितना है, लगभग 400 किलोमीटर। पश्चिमी भाग कितना है, 400 किलोमीटर, और पूर्वी भाग कितना है, 160 किलोमीटर। पश्चिमी भाग कितना है, 400 किलोमीटर, और पश्चिमी भाग 160 किलोमीटर। इसका मुख्य कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक होने से, अभिसारी सीमांत देखिए चर्चा कर रहे थे अभी, तीन तरह की बात किए थे चट्टानों में। एक क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाता है ना, अपसारी कहलाता है। दूर जाएगा तो क्या होगा, अपसारी, और एक दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा, अभिसारी। तो यही अभिसारी सीमांत बल के कारण होता है। पूर्व में दबाव बल को अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हो गए हैं। देखिए समझिए, समझिए, देखिए ये एक प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट है, ये भी क्या है, एक प्लेट है ना। यहां पे दबाव अधिक है। देखिए एक पेज पकड़िए, एक पेज लीजिए ऐसे हाथ में और इसको ऐसे करके दबाइए। जब धीरे से आप दबाएंगे ना तो देखेंगे कि इसमें बलन हो रहा है। क्या हो रहा है, बलन हो रहा है, अर्थात ऊपर उठ रहा है। लेकिन जब धीरे से दबाएंगे तो बलन कम होगा, लेकिन कस के दबा देंगे तो बलन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। वही यहां हो रहा है, यहां पे जो दबाव है वो क्या है, अधिक है। देखिए
देखिए इधर पे क्या है, इस तरह से हिमालय पर्वत कुछ ऐसा है। हुआ क्या, इधर वाला जो प्लेटें हैं इसका दबाव अधिक होने के वजह से ये क्या हो गया, चपटा हो गया, ये चपटा हो गया। यहाँ दबाव कम होने से वजह से यहाँ क्या है, चौड़ा है लगभग 400 किलोमीटर, ये कितना है लगभग 160 किलोमीटर है ना, और लंबाई कितनी है लगभग 2500 किलोमीटर, यही है ना, यही है ना, बिल्कुल यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब दबाव बल अधिक पड़ा है तो अधिक पड़ने से क्या हुआ, ये अधिक बलन हुआ है, और अधिक बलन होने के कारण इधर वाले जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई क्या है, कम है, लेकिन इधर बलन अधिक होने के कारण से इधर की पर्वत श्रृंखलाओं में की ऊंचाई अधिक हो गई है, क्योंकि दबाव जितना ज्यादा पड़ेगा ऊपर उतना उठेगा। तो पूर्व में क्या हुआ, पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्व में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हो गए हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ये कहां पाया जा रहा है, पूर्वी हिमालय में। क्यों, क्योंकि यहां दबाव बल अधिक था जिसके वजह से बलन अधिक हो गया है। हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर तिब्बत है, नीचे क्या है, हिमालय है, और यहां इस तरह से देखने को मिलेगा। हिमालय श्रेणी किस तरह से, इस तरह से है, इधर उठा हुआ है, क्या है, ये भाग इस तरह से उठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तल है। और तिब्बत की ओर इस तरह से क्या है, अवतल है, अर्थात गड्ढा है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, अभी जो चर्चा कर रहे थे प्लेट विवर्तनिकी, इसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इसके बीच स्थित तेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने के कारण हुआ है। क्या ये चर्चा अभी कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। तो जो मैप पे जो समझाया गया है या डायग्राम के आधार पे जो समझाया गया है उसको अगर आप याद रखेंगे तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है। जब एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, एकाएक वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हाँ ये क्या था, यूरेशियन प्लेट था, ये इंडियन प्लेट था, बीच में तेथिस सागर था, इंडियन प्लेट धक्का लगाया, क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और वही क्या हुआ, ठंडा होकर ठोस बनकर हिमालय पर्वत का निर्माण किया। आगे देखिए, उत्तर से दक्षिण को फैले पर्वत प्रदेशों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, क्या चर्चा किए थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय। सबसे बाहर होने की वजह से इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या इसका चर्चा हम लोग इस तरह से किए थे, क्या इसकी चर्चा हम लोग इस तरह से किए थे, फिर से देख लें, बिल्कुल फिर से देखने में कोई नुकसान नहीं है, हमें क्या होगा, याद रहेगा। ये क्या था, ये क्या था, सबसे उत्तर में क्या था, ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसके बाद क्या था, लघु हिमालय, और सबसे नीचे क्या था, शिवालिक, क्या था, शिवालिक। क्या ये याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल एकदम याद रखेंगे, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। आगे देखिए, अब जब 4 हिमालय का चर्चा किए हैं, 4 भागों में बांटे हैं, तो सबको अलग अलग से पढ़ना भी जरूरी है। देखिए ट्रांस हिमालय क्या है, ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय, इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है, तो तिब्बती हिमालय ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर एवं लंबाई 965 किलोमीटर है। लगभग चौड़ाई कितनी है, 40 किलोमीटर, अर्थात 400 मीटर, 4000 मीटर, और लंबाई कितना है, 965 किलोमीटर। मुख्य पर्वत श्रेणी, मुख्य पर्वत श्रेणी याद है, बताए थे ऊपर, काराकोरम, क्या था, नॉर्थ से साउथ आएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, याद रहेगा क्या है, काराकोरम, लद्दाख,
जॉस्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ, याद रखेंगे बिल्कुल, है ना। तो क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर और कैलाश श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3100 से लेकर 3700 मीटर के मध्य है। 31 कितना है, 3100 या 3100 मीटर से लेकर 3700 मीटर के मध्य है। आगे देखते हैं, यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। किसके किसके बीच, बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों के में, है ना। देखिए देखिए, ये तिब्बत है, ये क्या है, तिब्बत है, ये क्या है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब इधर यहां मान के चलिए कि एक इस तरह से क्या है, पर्वत है। तो जो पर्वत है वो देखिए क्या करेगा, यहां ऐसे समझते हैं, ये एक पर्वत है, इधर क्या है, तिब्बत, इधर क्या है, तिब्बत, अर्थात ये उत्तर में है, ये क्या है, दक्षिण में, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए कि कुछ नदियां जो है वो यहां से निकलेगी और इस ओर जाएगी, ये कहां है, इधर तिब्बत की झीलें हैं जिसमें जाके गिरेगी, और कुछ नदियां हैं इधर जाके कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। क्या ये जो पहाड़ है दोनों नदियों को बीच में मिलने देगी, कहीं नहीं मिलने देगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जल विभाजक। समझ में आ गया जल विभाजक क्या है। तो जो भी यहां से नदियां निकल रही है वो दो भागों में बट जाती है, एक तो तिब्बत के झील में जाके गिरती है, दूसरा कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो श्रेणियां हैं वो क्या कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है। कौन सा है, काराकोरम, सबसे उत्तर में। और इसी काराकोरम को क्या कहा जाता है, उच्च एशिया का मेरुदंड। क्वेश्चन बार बार आता है, उच्च एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर या शिवालिक, किसको कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण चोटी है काराकोरम और इसी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो भी काराकोरम श्रृंखला पर भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। कितनी है, 8611। काराकोरम अफगानिस्तान, चीन और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए ये क्या है, ऐसे देखिएगा, यहां क्या है, अफगानिस्तान, ये क्या है, चीन, और ये क्या है, भारत, और यहां क्या है, यही क्या है, काराकोरम। क्या है, काराकोरम। और ये काराकोरम क्या कर रहा है, अफगानिस्तान, लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री है भारत के साथ। किसका, अफगानिस्तान का। तो यही काराकोरम अफगानिस्तान के साथ और ये पूरा का पूरा चीन के साथ। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अफगानिस्तान और चीन के साथ कौन निर्धारित करता है, काराकोरम। कौन निर्धारित करता है, काराकोरम। लद्दाख श्रेणी सिंधु एवं इससे सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अगर पूछ दे कि श्योक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। और लद्दाख श्रेणी जल विभाजक का काम, जल विभाजक बताए अभी, यही था ना जल विभाजक, एक नदी इधर है एक नदी इधर है, दोनों के बीच क्या कर रहा है, ये जल विभाजक का काम कर रहा है। तो जल विभाजक का काम कर रहा है किसके, सिंधु और सिंधु की सहायक नदी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदी श्योक। कौन सा है, श्योक है। सिंधु और सिंधु की सहायक नदी श्योक है, इसके बीच में लद्दाख श्रेणी जल विभाजक का काम कर रही है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है, डायग्राम क्या साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे और अपने दिमाग में फिट करते चलेंगे। जहां आपको लगे कि इसे नोट करना है आप नोट करते चलेंगे। देखिए, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल मतलब स्टीप स्लोप, बिल्कुल इस तरह का एकदम तीखा स्लोप होगा। यहां पैर रखे सट, कहां, नीचे आके खत्म, फिनिश। क्या हो जाएंगे, यहां पैर रखे, यहां से नीचे, फिनिश, खत्म।
कहीं रुकने का जगह ही नहीं है। लेकिन वही अगर ऐसा रहा ढाल तो क्या होगा, यहां से आके कहीं ना कहीं आपका स्पीड क्या होगा, लुढ़कने का कम होगा, है ना। तो सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला कौन सा है, राकापोसी। और ये भी कहां है, ये भी कहां है, ट्रांस हिमालय में ही है। और ट्रांस हिमालय की बात करें अगर, प्रमुख ग्लेशियर ट्रांस हिमालय या काराकोरम की प्रमुख ग्लेशियर तो सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और हिसार। क्या है, सियाचिन, बाल्टेरो, बियाफो और हिसार किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का ही है। और ट्रांस हिमालय में ये प्रमुख ग्लेशियर है। यहीं पे पामीर गांठ भी है। क्या है, पामीर गांठ है। देखिए अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, शिखर है, तो इसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। क्या होगा इसे क्या कहेंगे, पर्वत, और इसे क्या कहेंगे, श्रृंखला। लेकिन यही अगर इस तरह का हो तो इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और देखिए क्या हुआ, काराकोरम, तियानसान, कुनलून और हिंदुकुश, इन 4 पर्वतों के मिलने से ही पामीर गांठ का निर्माण हुआ है। देखिए इस तरह से अगर 4 पर्वत मिल जाए तो क्या इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा ना। और जब ये बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। देखिए एक पर्वत है और इसको यहां से दबा दीजिए, क्या कीजिए, दबा दीजिए। जब दबा दीजिएगा तो दब के इस तरह का बन जाएगा और यही क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। और किसके किससे बना है, काराकोरम, तियानसान, कुनलून, हिंदुकुश, इन 4 पर्वतों के मिलने से पामीर गांठ का निर्माण हुआ है। और पामीर के पठार या पामीर गांठ को ही क्या कहा जाता है, एशिया का छत कहा जाता है ना। इसे काराकोरम को ही कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है। देखिए सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जॉस्कर और लद्दाख श्रेणी से बहती है। कहां से बहती है, जॉस्कर और लद्दाख श्रेणी। ये जॉस्कर है, ये लद्दाख है, इसके बीच से क्या बह रहा है, सिंधु। क्या बह रहा है, सिंधु। अगर पूछ दे कि सिंधु नदी किस नदियों के बीच से बह रहा है, तो सिंधु नदी किस 2 पर्वत श्रृंखला के बीच से बह रहा है, तो जॉस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से निकल के बह रहा है। अब पहला था अपना क्या, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या है, बृहद हिमालय। इसी को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। यह सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। क्या है ये, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी भी इसी में है और विश्व की भी सबसे ऊंची श्रेणी कहां है, इसी में है। अब देखते हैं बृहद हिमालय के शैल संरचना। जब हम लोग भारत के भूगर्भिक संरचना की बात कर रहे थे तो वहां पढ़े थे कि आर्कियन शैल क्या है ना। आर्कियन क्या है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पार, विंध्या, गुंडवाना, टर्सरी और क्वार्टनरी, ये सीक्वेंस में बना था भारत का जो भूगर्भिक संरचना है। और सबके बारे में बताए थे वहां किस तरह के चट्टानें पाई जाती है। तो जब बृहद हिमालय की बात करेंगे तो ये 2 भागों में है, एक आंतरिक भाग है इसका, दूसरा पार्श्व भाग है या बाहरी भाग है। जब आंतरिक भाग की बात करते हैं तो आर्कियन शैल से बना हुआ है जिसमें ग्रेनाइट है, नीस है और सिस्ट है। देखिए होता क्या है कि ये इसलिए है क्योंकि आंतरिक भाग है और आर्कियन शैल से बना हुआ है। मतलब ये हुआ है कि जब अंदर से कुछ निकला, लावा निकला और सीधे जाके क्या हुआ, जम गया। जमकर जब बना है या जब सबसे पहले जो बना है वो क्या होगा, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट होगा। और इसी तरह से पार्श्व भाग तो कायंत्रित अवसादी शैल है। क्या है, कायंत्रित अवसादी शैल है। देखिए एक बार थोड़ा सा ये भी हम देखते हैं क्योंकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। शैल या चट्टाने, क्या है, शैल या चट्टाने, ये भी फिर वही बात कहेंगे कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल पढ़ रहे होंगे तो वहां समझेंगे पूरी तरह से इसको। लेकिन अभी भी एक छोटा सा बेसिक चीज इसका देख लेते हैं ताकि यहां कंफ्यूजन ना रहे। तो शैल 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। आग्नेय शैल, कायंत्रित शैल और अवसादी। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, आग्नेय, कायंत्रित और अवसादी। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। जैसे जब मैग्मा बाहर निकलता है तो कुछ तो होता है जो पृथ्वी के बाहर आके जमता है लावा के रूप में, उसे आंतरिक आग्नेय शैल, बाह्य आग्नेय शैल कहते हैं। और कुछ जो पृथ्वी के अंदर दरार होता है ना चट्टानों के अंदर, उसके अंदर जम जाता है, उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा कायंत्रित या इसी को क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और तीसरा क्या है, अवसादी। देखिए होता क्या है,
कि जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पे तापमान और प्रेशर, तापमान और दाब बहुत अधिक पड़ता है तो इसका रूपांतरण या बदलाव हो जाता है कायांतरित चट्टान में। किसमें होता है? कायांतरित चट्टान में। और एक चीज और समझिए, जब आग्नेय चट्टान धीरे धीरे क्या होता है, इसमें वेदरिंग अर्थात अवक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है तो कहीं जाके जमा हो जाता है और धीरे धीरे ये जमा होता रहता है। इस पे जब प्रेशर पड़ता है तो यह बन जाता है अवसादी शैल। उसी तरह से जब कायांतरित शैल में भी टूट फूट होता है और वो फिर जब जम के बहुत समय के बाद ठोस रूप लेकर बनता है पत्थर तो उसे अवसादी शैल कहते हैं। ये यही अवसादी है, इसी कायांतरित शैल से जो बदला है क्या अवसादी में, तो इसी तरह के शैल कहां पाए जाते हैं? पार्श्व भाग में। किसके? महान हिमालय या बृहद हिमालय के पार्श्व भाग में इसी तरह का शैल पाया जाता है। तो ये शैल भी आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि जब हम यहां पढ़ें तो यहां कोई समस्या ना रहे। आगे जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन यहां कोई समस्या ना रहे। आगे देखिए, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तथा चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। कितना है? 600 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 120 से 190 किलोमीटर है। और ये मीटर कर लीजिएगा, ठीक है, चौड़ाई है ये। अब देखिए क्या कह रहा है, हिमाद्री श्रेणी चाप के आकार में पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से लेकर, ये नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नंगा पर्वत है, नहीं सॉरी, यहां क्या है? नंगा पर्वत है, यहां नंगा पर्वत है और यहां क्या है? नामचा बरवा है। तो पूरब में नंगा पर्वत और पूरब में, देखिए फिर से इसको देखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्या है? ये पश्चिम है, ये क्या है? ये पूरब है और यहां से यहां तक फैला हुआ है। तो पूरब में क्या है? पूरब में क्या है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। और पश्चिम में क्या है? नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। तो यहां से यहां तक फैला हुआ है लगभग कितना? 2500 किलोमीटर की लंबाई में। हिमाद्री एवं हिमाचल, क्या है? हिमाद्री एवं हिमाचल, कौन कौन सा? हिमाद्री और हिमाचल श्रेणियां के मध्य प्रसिद्ध कश्मीर घाटी पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दिया कश्मीर घाटी किस दो श्रेणियों के बीच में पाई जाती है, तो हिमाद्री और हिमाचल श्रेणियों के बीच में क्या पाई जाती है? हिमाद्री और हिमाचल श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी पाई जाती है। आगे देखिए, हिमालय के प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है दर्रा। अब दर्रे की बात किए तो दर्रा भी समझेंगे। ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है ना। पहाड़, ये क्या है? पहाड़ नंबर 1, ये क्या है? पहाड़ नंबर 2। इन दोनों के बीच से क्या है? रास्ता है। क्या है? रास्ता है। इसी रास्ता को कहते हैं पास या दर्रा। क्या कहते हैं? पास या दर्रा। तो देखिए कौन कौन से प्रमुख दर्रा है। पहला है जलेपला दर्रा। कौन सा है? जलेपला दर्रा। यह कहां है? सिक्किम में है। कई बार क्वेश्चन आता है, ये तो बिल्कुल हर एग्जाम का प्रमुख क्वेश्चन है। क्या है? हर एग्जाम का प्रमुख क्वेश्चन है कि कौन से दर्रे किस राज्य में है। यूपीएससी भी मिलान करने दे देता है। पीसीएस एग्जाम तो लगातार पूछता है जलेपला दर्रा किस राज्य में है, तो किस राज्य में है? जलेपला सिक्किम में है। ये कलिंगपोरा से लहासा है ना। क्या है? कलिंगपोरा से लहासा क्या है? लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। कलिंगपोरा से लहासा दर्रे से होकर गुजरती है यह। दूसरा क्या है? नाथुला दर्रा। दूसरा क्या है? नाथुला दर्रा। यह भी कहां है? सिक्किम में है। यह गंगटोक एवं लहासा को जोड़ता है। क्या करता है? गंगटोक और लहासा को जोड़ता है। यहां क्या हुआ था? 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, इस समय इस दर्रा को बंद कर दिया गया था। यहां से यातायात को बंद कर दिया गया था। बाद में 2006 में फिर से इसे क्या किया गया? शुरू कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करता है? रास्ता बनाता है किसके किसके बीच में? सिक्किम में है। ये गंगटोक से लहासा के बीच का रास्ता बनाता है।
आगे देखिए क्या कह रहा है, बारालाचा दर्रा, ये कहाँ है, मनाली और लेह को जोड़ता है। तो लेह मनाली जो को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बारालाचा। सिपकीला दर्रा सतलज नदी द्वारा निर्मित है। अगर पूछे सतलज नदी द्वारा निर्मित कौन सा दर्रा है, तो सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है, सिपकीला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, सिपकीला दर्रा है। इसका निर्माण इन दोनों के हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और जोड़ता किसको किसको है, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। भारत एवं पाक के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत एवं पाक के बीच में नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह कश्मीर, गिलगिट एवं श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है, इसलिए इसको क्या कहता है, मध्य एशिया का मार्ग कहा जाता है इसे। तो मध्य एशिया का मार्ग बुर्जिल दर्रा से होकर गुजरता है, या किसको किसको, कश्मीर, गिलगिट और श्रीनगर के बीच से होकर गुजरता है। एक है जोजिला दर्रा, क्या है, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल नहीं, जौस्कर श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, कहाँ है, जौस्कर श्रेणी में है। और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्या करता है, श्रीनगर और लेह के बीच में मार्ग प्रदान करता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D क्या किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया है। क्या किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D। अगर पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D क्या है, तो श्रीनगर लेह मार्ग है, जो क्या है, जोजिला दर्रा पे है। और इसका निर्माण व रख रखाव BRO द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, BRO के द्वारा किया जाता है। BRO क्या है, BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 7 मई 1960 को बनाया गया था। कब, 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। सीमा सड़क भवन, क्या है, सीमा सड़क, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है सीमा सड़क भवन, वही इसका हेडक्वार्टर है। और ये रन किसके द्वारा, ये संचालित किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, BRO का गठन कब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसके द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है, या किसके अंडर ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। लिपुलेख दर्रा के बारे में देख लेते हैं अब। कौन सा दर्रा है ये, लिपुलेख दर्रा। और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। कहाँ है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में है। कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। कुमायूं कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, सॉरी उत्तराखंड में। कुमायूं कहाँ है, उत्तराखंड में। और कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी दर्रे से होकर जाते हैं। कि अगर पूछा जाए मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत पर जाने वाले यात्री किस दर्रे से होकर गुजरते हैं, तो लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरते हैं। यह भारत एवं चीन के बीच व्यापार मार्ग है। किसके किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में कैसा मार्ग है, व्यापार मार्ग है। दिफू दर्रा, यह कहाँ है, दिफू अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं पर स्थित है। कहाँ है, भारत, चीन और म्यांमार। कहाँ है, भारत, चीन और ये क्या है, म्यांमार। ये क्या है, चीन और ये क्या है, भारत। तो इसी के बीच में क्या है, स्थित है। कौन स्थित है, कौन स्थित है, दिफू दर्रा। कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, बुमला दर्रा। कौन सा है, बुमला दर्रा। यह भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बुमला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। यह चीन और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। चीन को अरुणाचल प्रदेश से कौन जोड़ता है, बुमला। माना और नीति कहाँ है, उत्तराखंड में है। माना और नीति कहाँ है, उत्तराखंड में है। अभी एक दर्रा का चर्चा हम लोग किए थे, किसका चर्चा किए थे,
देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अब बीपीएससी पूछता है इनमें से एक से अधिक, है ना, या यूपीएससी पूछेगा तो एक और दो दोनों, है ना। तो एक लिपुलेख दर्रा है यहाँ, जो क्या करता है, मानसरोवर और कैलाश पर जाने वाले यात्रियों को मार्ग प्रदान करता है। और लिपुलेख के साथ साथ एक दर्रा और है, एक दर्रा और है, वो क्या है, नीति दर्रा है। क्या है, नीति दर्रा है। तो एक है लिपुलेख और दूसरा क्या है, नीति है, जो कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है, कैलाश मानसरोवर के लिए, ठीक है। एक है चांगला। चांगला क्या करता है, जम्मू कश्मीर में है। कहां है, जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा परिवहन योग्य दर्रा है। क्या है, सबसे ऊंचा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा। और यह लद्दाख के तिब्बत को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लानकला दर्रा है एक, ये कहां है, लानकला दर्रा कहां है, लानकला दर्रा ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में है। यह लद्दाख एवं तिब्बत के बीच मार्ग है, लद्दाख एवं तिब्बत के बीच, अर्थात ये भारत की बात करें कहां है, लद्दाख में है। भारत में कहां है, लद्दाख में है। अक्साई चीन का हिस्सा है ये। जब हम लोग भारत के बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे थे, भारत का इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे थे परिचय पार्ट 2 में, तो वहां हम लोग चर्चा किए थे अक्साई चीन के बारे में, एलओसी के बारे में, पीओके के बारे में, तो इन सब के बारे में। तो वहां से आप एक बार क्या करेंगे, इसे भी क्या करेंगे, देख लेंगे जाकर कि आखिर क्या है। चीन ने इसी दर्रे से सीकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। चीन क्या किया है, सीकियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक सड़क मार्ग को क्या किया है, तैयार किया है, जो कहां है, लानकला दर्रा में। एक है बोमडीला दर्रा, ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। ये है काराकोरम, लद्दाख में है। काराकोरम कहाँ है, लद्दाख में। काराकोरम की चर्चा शुरू से करते आए हैं, ट्रांस हिमालय से लेकर, है ना। भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा है। पूछे भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 5540 मीटर। कितनी मीटर है, 5540 मीटर। देखिए प्रमुख दर्रा, देखिए राज्य के आधार पे देखेंगे। ये देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर, बुर्जील, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल। कहाँ है ये चारों। इसी मैप को क्या करेंगे आप लोग, या इसी तरह के मैप को या आउटलाइन मैप लेंगे, सबको राज्य के आधार पे दर्शा देंगे और दर्शाने के बाद अपने कॉपी में या अपने किताब में क्या करेंगे, रखेंगे और साथ में अपने दीवार पे जहां पढ़ते हैं चिपका लेंगे, ताकि ये याद रहे राज्य के साथ। काराकोरम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बारालाचा और सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और एक रोहतांग भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नीति, माना और लिपुलेख तीनों कहाँ है, उत्तराखंड में। नीति माना और लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। नाथुला जलेपला कहाँ है, सिक्किम में। बोमडीला, यांगयाप और डिफू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू कहाँ है, मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट ये कहाँ है, ये कहाँ है, थाल घाट, भोर घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और केरल में दो है, पाल घाट और सेनकोट्टा। क्या है, केरल में पाल घाट और सेनकोट्टा। तो ये दर्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए क्या है, भारत के बृहद हिमालय के प्रमुख शिखर, किसका, बृहद हिमालय के प्रमुख शिखर कौन कौन सा है, एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848, कहीं कहीं 8850 भी लिखा रहता है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8598। मकालू की ऊंचाई कितनी है, 8448। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, धौलागिरी की ऊंचाई है 8172। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126। नंदा देवी 7817 और नामचा बरवा 7756। तो आप देख सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से जितनी भी चोटी है वो सब लगभग कहाँ है, हिमालय में ही है। तो अभी हमारा जो है वो क्या हुआ है, बृहद हिमालय, अभी ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय ये हो चुका है हमारा। अगले लेक्चर में लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे और इसके साथ साथ और भी जो, ये तो केवल अभी उत्तर का हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं या उत्तर का पर्वत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है,
उत्तर भारत का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, फिर दक्षिण का पठार या पेनिनसुलर प्लेटो, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपना रेगिस्तान था, और कोस्टल प्लेन के बारे में भी एक एक करके पढ़ना है, पूरा डिटेल से सारे नदियों के बारे में, सारे पहाड़ के बारे में। और आपको बता रहे हैं ये चैप्टर जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी का लगभग 80% खत्म हो जाएगा यहीं पे। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, डायग्राम के साथ पढ़ाते चलेंगे, आप लोग समझते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा।